हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान। अध्याय है आपका 8वां। चैप्टर है आनुवांशिकता के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिकता के बारे में, वंशागत लक्षण के बारे में और उसके नियम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आनुवांशिकता हेडिंग है आपकी चैप्टर 8 की दूसरी हेडिंग है। देखिए ध्यान से, जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन अभिकल्पना का होना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस पहली लाइन में कहा गया है कि जो जनन प्रक्रम है, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट होता है वह यह है कि जो संतति है, जो संतान है, वे जीवों के समान डिजाइन का होना है। जो संतानें पैदा होती हैं उनकी डिजाइन जो होती है, बनावट जो होती है, वो एक जैसी होती है। देखिए, ऐसा नहीं कि अगर संतान मनुष्य का पैदा हो रहा हो तो वह संतान जानवर की तरह हो, ऐसा नहीं होता है। अगर मनुष्य की संतान है तो मनुष्य की तरह ही दिखता है, अगर हाथी का संतान है तो हाथी की तरह ही दिखेगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान का होना है। जिनकी भी संतान होगी वह अपने माता पिता के जैसी ही होगी। अगर आम का पेड़ है तो आम के जैसा ही होगा, हाथी का बच्चा है तो हाथी के जैसा ही होगा, मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य के जैसा ही होगा। ठीक, प्रश्न है ऐसा होता क्यों है? इन्हीं प्रश्नों का आंसर हम लोग इस टॉपिक में ढूंढेंगे। आनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ जो आनुवांशिकता के नियम हैं वे इस बात का निर्धारण करेंगे कि जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण जो होते हैं वो पूर्ण रूप से विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। आनुवांशिकता के नियम इस बात का निर्धारण करते हैं कि माता पिता के लक्षण जो हैं वह बच्चों में विश्वसनीयता के साथ ट्रांसफर हों। ठीक है, तो आनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं कि जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण, अलग अलग लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। आइए इन नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ठीक है, तो अब हम लोग नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वंशागत लक्षण के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वंशागत लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में देखें ध्यान से। वास्तव में समानता और विभिन्नता, ठीक है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है? प्रश्न यह है कि समानता और विभिन्नता से हमारा क्या अभिप्राय है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी से क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं। हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं। देखिए, अगर शिशु है, चाइल्ड है, बच्चा है, तो उसमें मनुष्य के सारे लक्षण होंगे। फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसा दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर बेबी है, ह्यूमन बेबी है, तो ह्यूमन जैसा लक्षण दिखाएगा। ठीक है, तो शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से 100% अपने जनक जैसा नहीं दिखता है, अपने माता पिता जैसा नहीं दिखता है। तथा मानव समिष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो मानव की जनसंख्या में यह जो डिसिमिलरिटी है, जो अंतर है, डिफरेंस है,
यह मानव की जनसंख्या में आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो विभिन्नता अगर आपको देखना है तो आप मानव की जनसंख्या में देख सकते हैं। ठीक है, आइए क्रियाकलाप पहले समझते हैं। यह क्रियाकलाप आपका है, पहला क्रियाकलाप स्टार्ट हो रहा है 8.1। ठीक है, अपनी कक्षा के सभी छात्रों के कान का अवलोकन कीजिए। ठीक है, तो अपने क्लास में जो भी आपके सहपाठी हैं उनके कान का अवलोकन कीजिए। अवलोकन क्या करना है, आप देखें फिगर में, यह कान का जो नीचे का लोब है वह सटा हुआ है कि नहीं सटा हुआ या लटका हुआ है। जैसे अ वाले फिगर में आप देख रहे हैं यह अलग है, सटा हुआ नहीं है, अर्थात स्वतंत्र है। यह क्या है, स्वतंत्र है। और बी वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि यह सटा हुआ है। ठीक है, बी वाले फिगर में जुड़े कर्ण हैं, कर्णपाली जो हैं, ईयरलोब जो हैं वो अलग नहीं है, वे जुड़े हुए हैं। ठीक है, जुड़े कर्णपाल कहेंगे इसका। ठीक है, तो पहले वाले फिगर में कान का जो लोब है, ईयर लोब है, वो अलग है, और दूसरे वाले फिगर में आप देख रहे हैं वह जुड़ा हुआ है। ए स्वतंत्र है और बी जुड़े कर्णपाली है। कान के निचले भाग को कर्णपाली कहते हैं। ठीक है, कान का जो निचला हिस्सा होता है उसको कर्णपाली कहते हैं, ईयर लोब कहते हैं। ठीक, यह कुछ लोगों में सिर के पार्श्व से पूर्ण रूप से जुड़ा रहता है। यह जो ईयर लोब है यह कुछ लोगों में जुड़ा होता है, जैसा कि बी वाले फिगर में देख रहे हैं, परंतु कुछ में स्वतंत्र होते हैं। यह कुछ लोगों में सिर के पार्श्व में पूर्ण रूप से जुड़ा होता है, परंतु कुछ में नहीं। स्वतंत्र और जुड़े कर्णपाली मानव समिष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। कान का जुड़ा होना और कान का जुड़ा न होना, कान का मतलब कर्णपाली से है, ईयर लोब से है। ईयर लोब का जुड़ा होना और न होना, यह दोनों जो लक्षण हैं वह ह्यूमन पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। मानव समिष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। ठीक है, अपनी कक्षा में सभी छात्रों के कान का अवलोकन कीजिए। ऐसे छात्रों की सूची बनाएं जिनकी कर्णपाली अर्थात ईयर लोब स्वतंत्र हो। ठीक है, तथा जुड़ी हो। जिनके ईयर लोब स्वतंत्र हैं उनका लिस्ट बना लीजिए, और जिनके ईयर लोब जुड़े हैं उनका लिस्ट बना लीजिए। जुड़े कर्णपाली वाले छात्रों और स्वतंत्र कर्णपाली वाले छात्रों के प्रतिशत की गणना कीजिए। कितने परसेंट लोगों के ईयर लोब जुड़े हुए हैं और कितने परसेंट स्टूडेंट के ईयर लोब स्वतंत्र हैं, इनका परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए। प्रत्येक छात्र के कर्णपाली के प्रकार को उनके जनक से मिलाकर देखिए। ठीक है, छात्र का जो ईयर लोब है वो जुड़ा है, तो उनके पेरेंट का भी देखिए कि उनका ईयर लोब कैसा है, वो भी जुड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो प्रत्येक छात्र के कर्णपाली के प्रकार को उनके माता पिता से मिलाकर देखिए। इस परीक्षण के आधार पर कर्णपाल के वंशागत के संभावित नियम का सुझाव दीजिए। ठीक है, जब आप ऐसा कर लें, जो भी आपको परीक्षण मिले, तो उसके आधार पर आप जो है कर्णपाल के वंशागत के जो संभावित नियम हैं उन पर अपना सुझाव क्लास में दीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लक्षणों के वंशागत के नियम का और मेंडल के योगदान का। ठीक, तो लक्षणों के वंशागत नियम और मेंडल का योगदान समझे ध्यान से। मानव में लक्षणों की वंशागत के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझें इस बात को। मानव में, मनुष्य में लक्षणों की जो वंशागति है वह इस नियम पर आधारित है
मानव में लक्षणों की वंशागति इस नियम पर आधारित है कि माता और पिता दोनों का जो डीएनए है वो समान मात्रा में बच्चे में ट्रांसफर होता है। 23 पिता से 23 माता से बच्चे में 46 क्रोमोजोम पहुंचता है, जाइगोट का निर्माण होता है। तो मानव में लक्षणों की वंशागत के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतान में, संतति में, शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण माता और पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। संतान का प्रत्येक लक्षण जो है वह माता और पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति के 2 विकल्प होंगे। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण दिखाई देगा? आप देख रहे हैं कि कुछ लक्षण माता से मिल रहा है, कुछ लक्षण पिता से मिल रहा है। इसका मतलब संतान में प्रत्येक लक्षण के लिए 2 विकल्प हैं। प्रश्न है कि संतान में कौन सा लक्षण दिखाई देगा। ठीक है, संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा? आंसर है जो प्रभावी लक्षण होगा वह संतान में दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में कितने विकल्प होंगे? 2 विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण दिखाई देगा, यह प्रश्न है। संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा, यह जानना रोचक होगा। मेंडल ने इस प्रकार के वंशागत के कुछ नियम प्रस्तुत किए। संतान में कौन सा लक्षण दिखाई देगा, इसके लिए मेंडल ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। उन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा जो उसने लगभग 1 शताब्दी से भी पहले किए थे। ठीक है, तो कौन सा लक्षण बच्चे में दिखाई देगा, मेंडल ने इस प्रकार की वंशागत के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए हैं। उन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक है जो उन्होंने लगभग 1 शताब्दी पहले किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मेंडल के बारे में जानते हैं, फिर इनके प्रयोग के बारे में जानेंगे। देखिए ध्यान से, यह आपके मेंडल हैं जिनका पूरा नाम है ग्रेगर जान मेंडल। जन्म आप देख रहे हैं इनका 1822 में हुआ है और 1884 में इनका देहांत हुआ है। इनके बारे में देखें, मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी तथा वह विज्ञान और गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए थे। ठीक है, तो मेंडल की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह एक गिरजाघर में हुई थी और वह विज्ञान और गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए थे। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना। ठीक है, अध्यापन के लिए जो सर्टिफिकेट की परीक्षा है उसमें वो फेल हो गए थे। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सकी। पढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत है,
वह प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन उस वजह से उनकी वैज्ञानिक खोज की जो टेंडेंसी थी, प्रवृत्ति थी, वह रुकी नहीं, वह दब नहीं सकी। अध्यापन है सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वह अपनी मोनेस्ट्री में वापस गए, वह अपनी गिरजाघर में, मोनेस्ट्री में वापस गए तथा मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिक ने मटर और अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान और गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया। तो आप देख रहे हैं कि मेंडल जो है अपने मोनेस्ट्री में वापस आए और मटर पर प्रयोग प्रारंभ किया। ऐसा है नहीं कि अकेले मेंडल ही प्रयोग कर रहे थे, उनसे भी पहले बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग किए, उनके समय भी लोग कर रहे थे। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान और गणित का जो ज्ञान है को शामिल किया। मेंडल ने विज्ञान और गणित दोनों को एक साथ मिलाया, बायोलॉजी में मैथ का यूज किया। मेंडल ने अपने विज्ञान और गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधों द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड किया तथा गणना की। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधों द्वारा प्रदर्शित लक्षणों, ठीक है, एक एक पौधों द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। एक एक पौधों द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियम के प्रतिपादन में सहायता मिली। ठीक है, तो मेंडल ने जो भी अपना प्रयोग किया मटर पे, तो उसके एक एक पीढ़ी, एक एक पौधे के क्या लक्षण आ रहे हैं, उनको रिकॉर्ड रखा, गणना की। इनकी मदद से वे जो है वंशागत नियम का प्रतिपादन करने में सहायता मिली। ठीक है, तो ये थे मेंडल के बारे में। अब आइए मेंडल ने अपना प्रयोग कैसे किया इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से। हाँ, मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक है, मेंडल अध्ययन कर रहे हैं तो मटर के अनेक विपर्यासी लक्षण हैं, विकल्पी लक्षण हैं। एक लंबा है, एक बौना है, बीज गोल है, बीज झुर्रीदार है, बीज हरा है, पीला है। तो यह लक्षण जो है विपर्यासी हैं, एक दूसरे के विपरीत लक्षण हैं। तो मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी अर्थात विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया और जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, जो विपर्यासी लक्षण हैं, जो विकल्पी लक्षण हैं, वे स्थूल रूप से दिखाई दे रहे हैं, 100% दिखाई दे रहे हैं। तो मेंडल ने मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, जैसे गोल झुर्रीदार बीज, गोल बीज, दबा हुआ बीज, गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा, सफेद बैगनी फूल, सफेद फूल, बैगनी फूल। यह लक्षण कैसे हैं? विपर्यासी लक्षण हैं, विकल्पी लक्षण हैं, जिनको स्थूल रूप से देख सकते हैं। ठीक है, तो गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफेद बैगनी फूल इत्यादि। उन्होंने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया। मेंडल ने अलग अलग लक्षण वाले मटर के पौधे को लिया, जैसे कि लंबे पौधे और बौने पौधे। ठीक है, इनका आपस में क्रॉस कराया। क्रॉस कैसे किया जाता है 11th में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया
जैसे कि एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों की प्रतिशत की गणना की। ठीक है, तो लंबे बौने पौधे का आपस में उन्होंने क्रॉस कराया और उससे जो संतान बनी उनमें लंबे और बौने पौधों का कितना परसेंटेज है, इसका उन्होंने कैलकुलेशन किया। ठीक है, तो उसने विभिन्न लक्षण वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों के प्रतिशत की गणना की। ठीक, देखिए ध्यान से, प्रथम संतत पीढ़ी, जो प्रथम संतत पीढ़ी थी जिसको F1 कहा गया, प्रथम संतत पीढ़ी अथवा F1 में कोई पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। ठीक है, तो जब वह पौधे ले रहे हैं, समझे ध्यान से, यह है आपका, यहां आप देख रहे हैं कि एक उन्होंने लंबा पौधा लिया, लंबा पौधा, और एक उन्होंने लिया बौना पौधा। लंबे और बौने पौधे का आपस में संकरण कराया। लंबे पौधे को आप कैपिटल टी से लिख रहे हैं, कैपिटल टी से, और बौने पौधे को आप स्मॉल टी से लिख रहे हैं। ठीक, अब इनका आपस में क्रॉस कराया तो देखा उन्होंने कि F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे बने, सारे पौधे लंबे बने, और जिनका टाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, यह परागण कैसा हुआ था? यह था पर परागण, स्वपरागण नहीं था, पर परागण था। इसके फूल को खोल के, लंबे पौधे वाले के फूल को खोल के, ठीक है, पुंकेसर को हटा दिया गया जिनमें परागकण बनता है, और बौने पौधे से परागकण को लेके लंबे पौधे के वर्तिकाग्र पर डाला गया, जिससे लंबे और बौने पौधे का आपस में संकरण हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी में संकरण हुआ, और F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हुए। इसको बताने के लिए पुनेट ने एक अपना स्क्वायर दिया था, जिसमें कहा गया कि यह जो लंबा पौधा है कैपिटल टी, जब यह युग्मक बनाता है, गैमीट बनाता है, तो 50% कैपिटल टी 50% कैपिटल टी बनते हैं। उसी तरह स्मॉल टी भी 50% बनेंगे, और जब ठीक है, जाइगोट में 50% लंबे पौधे वाला कैपिटल टी मिलेगा और 50% बौना पौधे वाला स्मॉल टी बनेगा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर आपके जाइगोट का निर्माण करेंगे। ठीक, तो विभाजन के समय कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, तो अगर हम इसको एक स्क्वायर के माध्यम से अध्ययन करें, जैसे देखें यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में क्रॉस करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी और इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे पौधे जो हैं हाइब्रिड हो रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हो रहे हैं। इसका मतलब सभी पौधे जो हैं F1 पीढ़ी में लंबे होंगे। अब यह जो F1 पीढ़ी वाले पौधे हैं उनका सेल्फिंग कराया गया, स्व परागण होने दिया गया। F1 का F1 में आपस में ही स्व परागण होने दिया गया। ठीक है, तो देखा गया कि 3 संबंधे 1 का रेशियो आया। 3 पौधे जो थे, 3 अनुपात के पौधे लंबे हुए और 1 अनुपात के पौधे बौने हुए। ठीक है, तो जब इनका आपस में स्व परागण होने दिया गया कैपिटल टी और स्मॉल टी का, ठीक है, तो कैपिटल टी और इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, नीचे वाले कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी।
तो 3 जो हैं ये आप देख रहे हैं, यह 3 जो हैं लंबे हुए और एक जो है बौना हुआ। इन 3 लंबों में एक जो है शुद्ध लंबा है, कैपिटल टी वाला है, शुद्ध लंबा है, ठीक है। और 2 संकर लंबे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, यह 2 संकर लंबे हैं, और एक शुद्ध बौना है, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन देखने में कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी एक जैसे दिखेंगे। 3 पौधे लंबे दिखेंगे और एक पौधा जो स्मॉल टी वाला होगा वह बौना दिखेगा। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि यह 3 पौधे जो हैं यह लंबे हैं, 3 पौधे लंबे हैं, ठीक है। एक लंबा पौधा का जीनोटाइप कैपिटल टी है और 2 का कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। यह भी लंबा पौधा है, बौना गलत लिखा है, ठीक है। यह भी आपका लंबा पौधा है, ठीक। तो यह 3 पौधे लंबे होंगे, आप देख कर नहीं बता पाएंगे कि यह प्योर लंबा है कि संकर लंबा है, और एक पौधा जो है आपका बौना होगा, स्मॉल टी। यह अनुपात बताया जा रहा है, अनुपात में 3 संबंध 1 का अनुपात होगा। 3 पौधे जो होंगे, 3 अनुपात के पौधे लंबे दिखेंगे और 1 अनुपात का पौधा बौना दिखेगा, ठीक है। यह कब मिला आपको? F2 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी में जब F1 पीढ़ी को आपस में स्वपरागण कराया गया, दूसरे पीढ़ी में यह लक्षण आया। तो इसमें जो दिख रहा है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। और जो ओरिजिनल है उसे जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, दृश्य प्ररूप, ठीक है। जीनोटाइप जो है आपका वह 1 संबंधे 2 संबंधे 1 है, और फिनोटाइप 3 संबंधे 1 है। जीनोटाइप में एक शुद्ध लंबा है, कैपिटल टी, और 2 बौने हैं, 2 संकर लंबे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक शुद्ध बौना है, ठीक है, स्मॉल टी। तो फिनोटाइप 1 संबंधे 2 संबंधे 1 है और जीनोटाइप 3 संबंधे 1 है, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं क्या बातें कही गई हैं, उसको समझते हैं। देखें ध्यान से। प्रथम पीढ़ी, ठीक है। तो देखें ध्यान से। प्रथम संतत पीढ़ी, प्रथम संतत पीढ़ी अथवा F1 में कोई पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, ठीक है। तो जो F1 पीढ़ी तैयार हुई उसमें कोई पौधा जो है बीच की ऊंचाई का नहीं था, सारे पौधे लंबे थे, सभी पौधे क्या थे? लंबे थे, ठीक है। अगर सपोज करें कि आधा मीटर की लंबाई का पौधा है, मान लें 1 मीटर लंबा पौधा है और आधा मीटर वाले को बौना पौधा कहें, तो सारे पौधे 1 मीटर वाले थे कोई, ठीक है। या तो सभी लंबे पौधे थे या तो उसमें कोई बौना पौधा था, बीच का कोई नहीं था, मिडिल वाला कोई नहीं था। यह बातें थी। प्रथम संतत पीढ़ी अथवा F1 में कोई पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, सभी लंबे थे F1 पीढ़ी में, लेकिन F2 पीढ़ी में ऐसा नहीं था। इसका अर्थ यह था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकी लक्षण ही दिखाई देता है, उन दोनों का मिश्रण प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। F1 पीढ़ी में लंबे और बौने में केवल एक ही लक्षण दिखाई देगा, लंबे का, बीच का लक्षण नहीं आएगा। इसका अर्थ यह है कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकी लक्षण ही दिखाई देगा, उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। अगला प्रश्न यह था कि F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक
लंबे पौधों से पूर्ण रूप से समान थे कि नहीं। F1 पीढ़ी के जो पौधे थे वो अपने पैतृक, अपने पेरेंट लंबे पौधे से पूर्ण रूप से समान थे कि नहीं थे। मेंडल ने अपने प्रयोग में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाया। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि मेंडल ने क्या कर रहे हैं, जो F1 पीढ़ी के पौधे थे उनका स्वपरागण कराया, और पहले क्या किया था, परपरागण किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों एवं F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण द्वारा उगाया। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतत भी लंबे पौधों की थी। पैतृक पीढ़ी के पौधे से प्राप्त सभी संतत क्या थी, लंबे पौधों वाली थी। ठीक है, पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतत भी क्या थी, लंबे पौधों की थी। परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे। ठीक है, तो जो पेरेंट वाला लंबा पौधा था उसको दोबारा बोया गया तो उससे लंबा ही पौधा पैदा हुआ F1। ठीक है, लेकिन जो F1 पीढ़ी था उसको जो बोया गया तो सभी पौधे लंबे नहीं हुए। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधे की थी, क्योंकि स्वपरागण किया गया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया पेरेंट को, सारे पौधे लंबे थे। लेकिन जो लंबे और बौने को मिलाकर F1 पीढ़ी तैयार हुई, जब उसको बोया गया, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधों को दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी तैयार किया गया तो सभी पौधे लंबे नहीं थे। उनमें से 1/4 संतति बौने थे। उसमें से 1/4 कैसे थे, बौने थे। ठीक है, 3:1 के अनुपात बौने थे। यह इंगित करता है, यह बताता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई और बौनेपन दोनों लक्षणों की वंशागत हुई। यह इससे प्रूफ होता है कि F1 पौधों, जो F1 पीढ़ी तैयार हुई है, F1 पौधे जो तैयार हुए हैं उनमें लंबाई और बौनेपन दोनों के लक्षण हैं, लेकिन F1 में केवल लंबाई का लक्षण दिखता है और F2 में दोनों लक्षण दिख जाते हैं। यह इंगित करता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई और बौनेपन दोनों लक्षणों की वंशागत हुई, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया F1 पीढ़ी में। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की 2 प्रतिकृतियों के वंशागत होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया F1 पीढ़ी में, अर्थात लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में, लैंगिक जनन द्वारा जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत पड़ेगी, 2 पौधों की जरूरत पड़ेगी, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की 2 कापियां होती हैं, 2 प्रतिकृतियों के वंशागत होती हैं, 2 प्रतिकृतियों की वंशागत होती हैं। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं। ये दोनों प्रतिकृतियां एक समान भी हो सकते हैं अथवा भिन्न भी हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है, उनके पेरेंट पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न होने वाले जीव हैं उनमें किसी भी लक्षण की 2 प्रतिकृति होगी, किसी भी लक्षण की 2 प्रतिकृति की वंशागत होती है, और यह दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है। ठीक, इस परिकल्पना के आधार पर वंशागत को तैयार किया गया
एक पैटर्न को चित्र 8.3 में दिखाया गया है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर यह एक फिगर आप देख रहे हैं जो कि 8.3 में दिखाया गया है। 2 पीढ़ियों तक लक्षणों की वंशागत। इसमें आप देख रहे हैं 2 पीढ़ियों तक लक्षणों की वंशागत, जिसमें जो पौधा लिया गया है वह लंबा पौधा और एक बौना पौधा। इनमें पर परागण कराया गया है। इन पौधों में कौन सा परागण हुआ है? पर परागण। ठीक है, इसका पराग कण जो है इसके वर्तिकाग्र पर डाला गया है। ठीक है, पर परागण हुआ है। और F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे हुए हैं। ठीक, अब ये जो लंबा पौधा है इसको फिर से स्वपरागण करा के बोया गया, तो इसके द्वारा सारे पौधे लंबे पैदा हुए। और इसके द्वारा जब पौधा बोया गया F1 वाले के द्वारा, F1 और F1 को आपस में मिला के संकरण करा के बोया गया, तो F2 पीढ़ी तैयार हुई। और F2 पीढ़ी में जो 3 अनुपात के पौधे लंबे थे और 1 अनुपात के पौधे बौने थे। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया था वो F2 पीढ़ी में दिखाई दिया, 3:1 के अनुपात में। ठीक है, चलिए, तो इसकी व्याख्या करने के लिए आप देख रहे हैं यहां पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी शब्द यूज हुए हैं, उनके बारे में देखते हैं। इस व्याख्या में कैपिटल टी, स्मॉल टी दोनों ही लंबे पौधे हैं। कैपिटल टी भी लंबा पौधा है और कैपिटल टी, स्मॉल टी भी लंबा पौधा है, जबकि केवल स्मॉल टी जो है वो बौने पौधे हैं। ठीक है, कैपिटल टी शुद्ध लंबा पौधा, कैपिटल टी, स्मॉल टी संकर लंबा पौधा, और स्मॉल टी बौना पौधा है। ठीक है, तो इस व्याख्या में कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वह दोनों लंबे पौधे के लिए यूज किया गया है, और स्मॉल टी जो है वह बौने पौधे के लिए यूज किया गया है। ठीक, दूसरे शब्द में कहें कि कैपिटल टी की एक प्रति ही पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए स्मॉल टी की दोनों प्रतियां होनी चाहिए। अगर कैपिटल टी अकेला है तो पौधा लंबा हो जाएगा, लेकिन बौना होने के लिए स्मॉल टी के 2 लक्षण होने चाहिए। स्मॉल टी होगा तभी जो है बौना होगा, अकेला स्मॉल टी बौना नहीं कर पाएगा। ठीक है, कैपिटल टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। कैपिटल टी लक्षण जो है वो प्रभावी लक्षण है, लंबापन जो है मटर के लिए प्रभावी लक्षण है, जबकि जो लक्षण स्मॉल टी की तरह व्यवहार करते हैं वो अप्रभावी लक्षण है। तो बौनापन वाला जो लक्षण है वह अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, चित्र 8.4 में कौन सा लक्षण प्रभावी है और कौन अप्रभावी। ठीक है, तो यहाँ देखें एक फिगर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेरेंट है, पेरेंट में फ्लावर का लिया गया है, यह गुलाबी फ्लावर है और यह सफ़ेद फ्लावर है, इनका संकरण होने दिया गया। F1 पीढ़ी में सारे पौधे गुलाबी फूल वाले हुए। अब इनका स्वनिषेचन होने दिया, जिससे 3:1 अनुपात में 3 अनुपात के पौधे गुलाबी वाले हुए और 1 अनुपात के पौधे सफ़ेद वाले हुए। ठीक है, तो यह है फूल के कलर के हिसाब से। तो जो प्रभावी लक्षण इसमें कौन है, तो प्रभावी लक्षण जो है इसका गुलाबी कलर है, गुलाबी फूल प्रभावी लक्षण है, और सफ़ेद वाला जो है अप्रभावी लक्षण है। तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे के कलर जो है फूल का गुलाबी हुआ, लेकिन F2 पीढ़ी में आप देख रहे हैं यहाँ पर सफ़ेद फूल भी बना 3:1 के अनुपात में। ठीक, आगे देखें क्या होता है जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर 2 विकल्पी जोड़े का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए। ठीक है, तो अभी तक हम लोग एक विकल्पी जोड़ा लेकर प्रयोग किया था, जिसमें हमने लंबाई को लेकर प्रयोग किया गया था, लंबा और बौना एक विकल्प लेकर किया गया।
अब प्रश्न है कि क्या होगा अगर दो विकल्प लेकर प्रयोग किया जाए, तब क्या होगा। ठीक है, अभी तक हमने एक विकल्प लेकर प्रयोग किया था, अब हम लोग देखेंगे दो विकल्प लेकर प्रयोग करेंगे और इसका क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।